लालू यादव इस देश के महान नेता हैं। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, वो हर एक कमेरावादी व्यक्ति, जो किसान होगा, जो मजदूर होगा, चरवाहा होगा, वो जानता है कि लालू यादव क्या है। लालू यादव एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी झुके नहीं, कभी नहीं। कितना हो बड़ी ताकत आ गई, वो झुकने वाले तमाम जो राजनेता हैं, उनको उनसे बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए राजनीति में। इस विपक्षी बैठक में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर पूरा उपस्थित हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये परिवर्तन की बयार है। तमाम राज्यों में बड़ी तेजी से कांग्रेस पार्टी का वापस होना ये मामूली चीज नहीं है। 2024 में बात हम बताएं, सच में भारतीय जनता पार्टी अब हमको नहीं लगता है सत्ता में आएगी। आपको जो भी लगता हो, बहुत सारे लोग हैं जो मीडिया में हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विश्लेषण करते हैं राजनीति का, उनको भी ये बात समझ में आने लगा है। जो देश आजादी के बाद जिस तरह से प्रगति के मार्ग पे था, आज वो देश कहाँ जा रही है। ये विपक्ष तो समझ रहा है, लेकिन जनता के दिमाग में विपक्ष ये बात समझाने में सफल होगा, ये तो देखिए छोटे छोटे दलों को भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा करके आज अपने को गिनाया कि नहीं, हम देश की क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गया। देश की जो राजनीति है ना, वो हिंदू मुस्लिम, जिहाद, हिजाब, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर से हट करके वास्तव में बता दें तो महंगाई, बेरोजगारी, इस सब चीज़ों को लेकर, भूखमरी को लेकर के, अब गरीबी को लेकर के अब चुनाव होगा। ज्योतिबा फूले ने कहा था कि नहीं, पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, परिवार से बगावत करके स्कूल खोला था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। हम गाजीपुर के रहने वाले हैं, हमने ग्रेजुएशन 925 रुपए की फीस पर हमने किया था। आज वो फीस पता चल रहा है कि बढ़ाकर 5000 रुपए से ज्यादा हो गई। हमारे यहाँ बेरोजगारी है, युवा तड़प रहा है, बता दे रोड पर लाठी खा रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। कैसी सरकार है। आप तो कहे थे कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। बिहार में आज महागठबंधन की एक मीटिंग हुई। कहा जाता है कि ये 2024 के आने वाले इलेक्शन के लिए अभी से शंखनाद बज गया है, यानी 2024 का बिगुल बज गया है। इस वक्त हमारे साथ जन आदर्श के रिपोर्टर या कह लीजिए कि उसके मालिक हमारे साथ रजनीश जी मौजूद हैं, और रजनीश जी से जानेंगे कि आज की जो महागठबंधन की मीटिंग थी वो चीज़ को कैसे देखते हैं। आप ये बताइए कि आज जो पटना में मीटिंग हुई, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया, पहले तो इस पर कैसे देखते हैं, आगे और भी हम सवाल करेंगे। ये कहीं ना कहीं देखिए, जो विपक्षी एकता की जो सबसे बड़ी बैठक थी पटना में, हालांकि बैठकों का दौर बहुत दिनों से चल रहा है, वहाँ सबसे पहले विपक्ष की एकता के लिए नीतीश कुमार ने सबसे पहले निकल करके देश के लोगों को पहले ही समझाया, विपक्षी पार्टियों को समझाया कि भैया एक होकर के हम मोदी को शिकस्त दे सकते हैं। तो उसके लिए जैसा ममता बनर्जी ने भी कहा कि नहीं, लखनऊ से और दिल्ली से करने से बेहतर है कि आप पटना से करिए। तो मुझे लगता है कि जो विपक्षी एकता है, इसके लिए तो बहुत सारी बातें आ रही हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि चोर हैं, लुटेरे हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, एकत्रित हो रहे हैं। लेकिन विपक्षी एकता आज क्यों आवश्यक पड़ गई, ये देश की जनता को भी समझना पड़ेगा। हम देखिए स्वतंत्र पत्रकार हैं और हम स्वतंत्र बोलते हैं, उसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं ये गलत हो रहा है, वो गलत, कुछ भी नहीं है। जो विपक्ष है, विपक्ष को वास्तव में एकजुट होकर के इस बात को तो समझना पड़ेगा कि जो देश आजादी के बाद जिस तरह से प्रगति के मार्ग पे था, आज वो देश कहाँ जा रही है। विपक्ष तो समझ रहा है, लेकिन जनता के दिमाग में विपक्ष ये बात समझाने में सफल होगा, ये तो देखिए आने। क्या लगता है कि जो मीटिंग हुई है वो सफल होगी? और देखा गया कि बहुत से छोटे दलों को नहीं पूछा गया, आप इसको कैसे देखते हैं? सबको पूछना चाहिए था या नहीं? नहीं, पूछना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी मीटिंगें होनी है, बहुत सारे बैठक होने हैं, ये नहीं है। और पहले छोटी बैठक होती है, छोटे बड़े बड़े लोगों को पहले बुला करके समझाया जाता है, फिर सारे लोगों को एकत्रित किया जाता है। वैसे उत्तर प्रदेश में कुछ बड़े दलों को नहीं बुलाया गया, जैसे बीएसपी को हमको लगता है कि नहीं बुलाया गया, या बुलाया गया हो न गई हो तो वो अलग की बात है। वहीं आरएलडी को नहीं पूछा गया, आरएलडी भी एक बड़ा दल है, यहाँ नहीं पूछा गया। तो पूछना चाहिए था, लेकिन हमको लगता है कि आने वाले समय में, चूंकि जो विपक्ष की जो बैठक हुई उसमें ये मसौदा जरूर तैयार हुआ होगा, ये मसौदा तैयार हुआ होगा कि सभी दलों को एकत्रित करना है। छोटे छोटे दलों को भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा करके आज अपने को गिनाया कि नहीं, हम देश की क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गया। उसी तरह से विपक्ष को भी करना पड़ेगा। आईएमएम को भी देखा गया कि वहाँ के जो नेता थे, हम देख रहे थे वहाँ के रिपोर्टर को, तो आईएमएम का भी था कि अगर हमें बुलाते तो हम जाते। आपने भी अभी बातचीत में बताया कि आरएलडी या किसी को उन्होंने कहा कि अगर बुलाते तो हम जाते। तो क्या लगता है कि ये इनकी ताकत को विपक्ष नहीं समझ रही है, छोटे दलों की? नहीं, वही तो हम बता रहे हैं, विपक्ष समझ रहा है ये सवाल। हाँ, ये सवाल मैं समझ सकता हूँ कि हालांकि एआईएम को बुलाना चाहिए था, जो असदुद्दीन ओवैसी जी हैं उनको भी बुलाना चाहिए था, वो बड़े नेता हैं। अब तो पहले हैदराबाद से उन्होंने भले शुरुआत की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में अच्छी खासी उनकी पकड़ है, वोट परसेंट हाँ काफी ज्यादा है, तो उनको बुलाना चाहिए था। लेकिन हम बता तो रहे हैं कि अभी वो
लोगों को, जिन लोगों को बुलाया गया था, वो लोग धीरे धीरे करके बहुत जो है बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा भी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी यही बात कहा, ममता बनर्जी ने भी वही बात कहा है। तो ये सारे लोग, क्योंकि जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे, तमाम लोग आए थे, तो इन लोगों ने कहा है कि ये बैठकें और होंगी और इसका जो है पूरी तरह से तैयारी की जाएगी, सारे लोगों को बुलाया। लालू लालू यादव बहुत दिनों बाद दिखे, क्या लगता है कि लालू यादव को लाने का कुछ असर दिखेगा? देखिए, लालू यादव इस देश के महान नेता हैं। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, वो हर एक कमेरावादी व्यक्ति जो मतलब जो है बिल्कुल जो किसान होगा, जो मजदूर होगा, चरवाहा होगा, वो जानता है कि लालू यादव क्या है। लालू यादव ने इस देश को एक बहुत बड़ी ताकत दी। आज लालू यादव को हम एक ऐसा राजनेता मानते हैं इस देश में, जो किसी भी मुश्किल में कहीं भी वो झुके नहीं, और आने वाले समय में तमाम जो राजनेता हैं उनको वो लेना चाहिए। मतलब उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए राजनीति में, कि लालू यादव एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी झुके नहीं, कभी नहीं। कितना हो बड़ी ताकत आ गई, वो झुकने वाले नहीं थे और ना है। आने वाले समय में उनकी पीढ़ियां क्या करेगी, ये हम नहीं बता पाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम बिहार जीत गए तो सारा देश जीत जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि कांग्रेस बहुत ही मजबूत नहीं है। हाँ। यहाँ पे या तो सपा चलती है या तो फिर बीजेपी। हाँ, बीएसपी का भी BSP भी है। है। हाँ, बीएसपी का भी है। देखिए, अभी जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि सपा और बसपा का गठबंधन होगा। अगर उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन होगा तो कांग्रेस भी साथ आएगी, मुझे लगता है कांग्रेस भी साथ में होगी। जो विपक्षी दलों की बैठक है सिर्फ उसी लिए तो हो रही है कि हर जगह की रणनीति तैयार, अभी बड़े बड़े दलों को बुला करके, बड़े बड़े नेताओं को जो एक्टिव थे उनको बुला करके इसीलिए ये मीटिंग हुई है कि और लोगों को कैसे जोड़ा जाए, कैसे किस तरह से जो 2024 का जो इलेक्शन है उसकी पूरी जो रणनीति है कैसे तैयार होगी। तो वो सब सारी चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिल के लड़ना चाहिए था चुनाव। दूसरी तरफ मेरा एक ये सवाल है, 1 by 1 का फॉर्मूला की बात हो रही है। बड़े बड़े नेता भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो 1 by 1 का फॉर्मूला लाना होगा, यानी एक के बदले एक। जहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट है वहाँ पे दूसरा कोई के बाद तीसरा ना हो। तो आप इसको क्या लगता है कि ये फॉर्मूला विपक्ष लेगी या ये फॉर्मूला काम करेगा? नहीं, ये तो भाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा विपक्ष को। जब यही एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। तो ये तो करना ही पड़ेगा आपको। आप अगर खुद जब सब लोग लड़ेंगे तो विपक्षी एकता का मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है। तो जो 1 by 1 का फार्मूला, इससे फायदा विपक्ष को मिलेगा। ऐसा इसी इसी चीज के लिए मीटिंग हो रही है। क्योंकि राजीव गांधी के समय में विपक्ष ने इसी फार्मूले को लेकर लड़ा था और हराया था। हाँ हाँ, कांग्रेस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वही इस बार भी होगा मुझे लगता है। और 2024 में बात हम बताएं, सच में भारतीय जनता पार्टी अब हमको नहीं लगता है सत्ता में आएगी। आपको जो भी लगता हो, देश के लोगों को तमाम बहुत सारे लोग हैं जो मीडिया में हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विश्लेषण करते हैं राजनीति का, उनको भी ये बात समझ में आने लगा है। ये जानिए, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि फिर से कांग्रेस सत्ता में बड़ी तेजी से वापसी कर रही है। बताइए ना कि हम बार बार हर एक खबर में बता रहे हैं कि जिस नारे को लेकर के, कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई थी, लेकिन तमाम राज्यों में बड़ी तेजी से कांग्रेस पार्टी का वापस होना ये मामूली चीज़ नहीं है। और इस विपक्षी बैठक में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर पूरा उपस्थित हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये परिवर्तन की बयार है, यानी परिवर्तन होगा, मुझे लगता है। भाजपा की बात करें तो 2024 के पहले पहले सुनने में आ रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो सकता है। हाँ। तो हो सकता है कि इसका बड़ा असर पड़े हाँ। और हिंदू वो जो मेजर वोट है वो बीजेपी के पाले में चला जाए। अब देखिए, देश की जो राजनीति है ना, वो हिंदू, मुस्लिम, जिहाद, हिजाब, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर से हट करके वास्तव में बता दें तो महंगाई, बेरोजगारी, इस सब चीज़ों को लेकर, भूखमरी को लेकर के, अब गरीबी को लेकर के अब चुनाव होगा, वास्तव में बता रहा है। क्योंकि अब देखिए, जो नई जनरेशन, नई शिक्षा नीति को लेकर के लोग परेशान हैं। जहाँ शिक्षा, बताइए ना, देश में जो बड़े बड़े लोग थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, बाबा साहब ज्योतिबा फूले ने कहा था कि नहीं, पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, परिवार से बगावत करके स्कूल खोला था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पहले दुनिया शरीर के ताकत से चलती थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब दुनिया आगे बढ़ी तो फिर पैसे की ताकत पर कुछ दिन तक चली। लेकिन आज जिस जनरेशन में हम जी रहे हैं, जिस वर्तमान समय में, आज दुनिया ज्ञान की ताकत से चल रही है। सोचिए, बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा था। तो वो सारी चीज़ें, अब ज्ञान की ताकत से देश चलेगा और वहीं शिक्षा नीति इतनी महंगी होगी कि गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे।
हमने ग्रेजुएशन, हम गाजीपुर के रहने वाले हैं, हमने ग्रेजुएशन 925 रुपए की फीस पर हमने किया था। आज वो फीस पता चल रहा है कि बढ़ाकर 5,000 रुपए से ज़्यादा हो गई। उससे भी ज्यादा। हाँ, तो उससे भी ज़्यादा, हाँ उससे भी ज़्यादा है, मतलब ये एक सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, और उससे भी ज़्यादा 5,000 से भी ज़्यादा है। तो आप बताइए क्या दिक्कत है? प्राइवेट में लोग 10-10 हज़ार रुपये दे करके वो कर रहे हैं ग्रेजुएशन। लेकिन जनता तो इन सब चीजों पे बात ही नहीं करती ना, उससे जब हिंदू मुस्लिम होता है तो उससे देखने में बड़ा मजा आता है। देखिए, राजनीति में कहा जाता है कल बल छल चलता है। लोकतंत्र में जानते हैं, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक वोट का वो दे दिया अधिकार कि सारे लोगों को एक वोट का अधिकार मिलेगा, तो लोगों को बहुत बुरा लगा था जो विरोध कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध इतना ज़्यादा हो रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नहीं, मतलब जो है एक व्यक्ति एक वोट, उन्होंने उस समय वो कर दिया। तो उसी वक्त लोगों के दिमाग में आया कि ये तो सारे लोगों को, हमारा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हम ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट है, हम डीएम है, कलेक्टर है, हमको एक वोट देने का अधिकार है। एक व्यक्ति है जो बिल्कुल दीनहीन है, वो जो है गंदा साफ करता है, मतलब बिल्कुल निचले स्तर पर, उसका भी एक वोट का अधिकार है। तो लोगों को दिमाग में आया कि अब हम अपनी पॉलिटिक्स कैसे करेंगे, सबको जब एक वोट देने का अधिकार मिल गया तो अब उसमें लोगों को भरगलाना शुरू कर दिया। वो भी एक राजनीति है, जिसे जानते हैं ना, आज सबसे ज़्यादा चलन है लोगों को खरीदने का, सबसे ज़्यादा चलन है मुर्गा, दारू, शराब बांट करके वोट खरीदा जाता है। ये पहले छोटे चुनाव में होता था, अब बड़े बड़े चुनाव में ये सब हो रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें कब होती थी जानते हैं? जब आदमी भरा होता था, जब हमारा पेट भरा है तो हमको समझ में आता था ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन आज हम जब भूखे हो जाएंगे ना, जब हमको खाने की जरूरत पड़ेगी, एक कहानी याद आ जाती है कि एक बार एक व्यक्ति जाता है अरस्तू के पास, अरस्तू को जानते होंगे, उनके पास जाता है, उनसे कहता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मैं बहुत धनवान व्यक्ति बनना चाहता हूँ। तब वो जो है अरस्तू ने कहा कि अच्छा, तो बोला कोई हमको उपाय बताइए, हमको कोई प्लेटफार्म नहीं मिल रहा है कि हम कहीं जाकर के बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बन जाऊँ। बोला ठीक हमारे साथ चलो। और अरस्तू उसको लेकर के जाते हैं, और लेकर के जब जाते हैं और जाने के बाद एक नदी के किनारे पहुंचते हैं और पूरा अपना कपड़ा निकालते हैं अंडरवियर पे, और उनसे भी कहते हैं, उस बच्चे से भी, 15-16 साल 17 साल का लड़का था, बोलते तुम भी कपड़ा निकालो। ले करके उस नदी के बीच धार में जाते हैं और ले जा करके बीचों बीच उसको डुबा देते हैं, उसका बाल पकड़ के डुबा देते हैं। वो सहन नहीं कर पाता, जो व्यक्ति डूबा हो उसको जरूरत है कि भाई कैसे बाहर निकल करके भागे। अरस्तू लंबे चौड़े थे, शरीर बलिष्ठ थे वो, और ये बच्चा था, कमजोर था, लेकिन पूरी ताकत के साथ इनको धक्का दे करके निकल करके भाग के आता है और बाहर आकर के डर के मारे खड़ा हो जाता है। और अरस्तू भी बड़े आराम से निकलते हैं, किनारे आते हैं, अपना कपड़ा पहनते हैं, बोलते कपड़ा पहन, वो भी कपड़ा पहनने लगता है डर के मारे, और चल देते हैं। ये भी पीछे पीछे जाता है, डरा हुआ था, सहमा हुआ था, पूछता है कि हमारे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। अरस्तू ने कहा कि हमने तो जवाब दे दिया। बोले अरे हमको तो पता नहीं चला। कहा अच्छा ये बताओ कि जब हमने तुमको पानी में डुबोया था तो तुमको सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता थी? क्यों छटपटा रहे थे भाई, तुमने क्यों इतना ज्यादा, हम तो तुमसे ज्यादा ताकतवर है, हमारे पास ताकत भी ज्यादा है, लेकिन तुमने धक्का दे करके हमको निकल गए बाहर। तो जो है उस लड़के ने जो बताया वो चीज समझिए पूरे देश को जानना चाहिए। उस लड़के ने कहा कि हमको एक सांस की आवश्यकता थी। उसके बाद जो अरस्तू ने कहा, हाँ जो अरस्तू ने कहा उसको इस देश को समझना पड़ेगा, तमाम जो युवा पीढ़ी उसको समझना पड़ेगा। कहा कि हमको एक सांस की जरूरत थी, इसलिए पूरी ताकत के साथ हम आपको धक्का मार करके निकल गए, इसलिए हम छटपटा रहे थे। तो अरस्तू ने कहा कि ठीक उसी तरह से जिस दिन तुमको पैसे की आवश्यकता पड़ जाएगी, जिस दिन एहसास हो जाएगा कि हमको पैसा कमाना है, अब हमको पैसे की आवश्यकता है, तो पूरी ताकत, कोई तुमको प्लेटफार्म नहीं देगा, तुम अपने आप कोई ना कोई प्लेटफार्म ढूंढ लोगे और तुमको कोई ना कोई प्लेटफार्म मिल जाएगा। तुमको कोई अमीर आदमी नहीं बना सकता, वो तुम्हारा एहसास होगा, वो तुम्हारी तड़प होगी जो तुमको आगे ले जाएगा। और कोई तो आज ये तड़प है, हमारे अंदर भूख है, हमारे में बेरोजगारी है, युवा तड़प रहा है, बता दे रोड पर लाठी खा रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा। कैसी सरकार है? आप तो कहे थे कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार 2 करोड़ हम रोजगार देंगे। रोजगार देने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने, जानते हैं, आज लोगों को आत्मनिर्भर बनने का नारा दिया। लोगों ने कहा कि ये पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, आज चाय और पकौड़े की दुकान खोला। कितनी शर्म की बात है, हमारे समझ में नहीं आता है कि MBA चाय वाला, BCA चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाला, गुरु की हम हाँ बात कर रहे हैं। सोचिए हम विश्व गुरु बनेंगे। हम अपनी बात को यही खत्म करते हैं, और बाकी हमारा चैनल देखते रहिए, और रजनीश जी का जन आदर्श भारत है
उनको भी सब्सक्राइब कीजिए और इनके पेज को फॉलो कीजिए। हाँ, TV10 देखिए, TV10 भारत है इनका चैनल। और उबैद भाई बड़े शानदार हैं, अभी बड़े शानदार पत्रकार भी आप देख सकते हैं। और पत्रकारिता में हर कुछ होना चाहिए, स्मार्ट भी हैं और बोल चाल की भाषा में आप इनको समझ सकते हैं कि ये पढ़े लिखे पत्रकार हैं। तो आप सपोर्ट जरूर करिएगा। बस बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।